नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एबीपी ग्रुप का एक अखबार है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन दी है आज। उस हेडलाइन का आज जिक्र करते हैं और चर्चा करते हैं। हेडलाइन में कहा गया है कि ये जो ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई यानी ये जांच एजेंसियां जो विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, एक तरह से जांच का छापों का सिलसिला चला है, इसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? पंडित नेहरू तो कब के इस दुनिया से निकल गए, तो अब पंडित नेहरू कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? तो इसकी व्याख्या खबर में की गई है। खबर यह कहती है कि दरअसल ये जो छापे पड़े हैं, छापों का सिलसिला तेज हुआ है और आगे चलकर और तेज हो जाएगा। इसका मकसद विपक्ष को कुचल देना है, तहस नहस कर देना है, नेस्तनाबूद कर देना है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इसका मकसद क्या, असली मकसद क्या है? असली मकसद दो है। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करें। आप जानते हैं पंडित नेहरू। और दूसरा मकसद क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह मकसद क्लियर कर लेते हैं। आप जानते हैं पंडित नेहरू 1952, 1957 और 1962 लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। मोदी जी 2014 में रहे, 2019 में रहे और अब 2024 में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वैसे तो इंदिरा गांधी भी 3 बार प्रधानमंत्री रही, लेकिन वो किश्तों में रहा, वो कुल मिलाकर टुकड़ों टुकड़ों में रहा। मनमोहन सिंह लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। तो ये मकसद है बीजेपी का, इसलिए वो विपक्ष को तहस नहस कर देना चाहती है। मोदी जी विपक्ष को तहस नहस कर देना चाहते हैं। दूसरा मकसद, वो ना केवल तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बल्कि बीजेपी चाहती है कि पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़कर सीटों के रिकॉर्ड को भी तोड़े। इसीलिए बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब पंडित नेहरू देखिए 1952 में 489 लोकसभा की सीटें होती थी, कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। 1957 में दूसरा चुनाव हुआ, 494 सीटें हो गई, 5 सीटें बढ़ गई, 489 से बढ़कर 494 हो गई। और कांग्रेस की 7 सीटें बढ़ गई, 364 से बढ़कर 371 हो गई। 1962 का चुनाव आया तो 494 में से 361 सीटें पंडित नेहरू की कांग्रेस ने जीती थी। तो इस रिकॉर्ड को भी, सीटों के रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। अब 2014 में बीजेपी की अपनी दम पर 282 के आसपास सीटें आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 2019 में अपने दम पर 303 आई थी, सहयोगियों के दम पर 50 और सीटें, यानी करीब 350 सीटें थी। 2024 में बीजेपी चाह रही है कि उनकी अपने दम पर 400 सीटें आए। इसीलिए मकसद है कि भ्रष्टाचार को मुख्य हथियार बनाया जाए। अब प्रधानमंत्री के 3 बयान, लेटेस्ट बयान आप सुन लीजिए, जो कर्नाटक में उन्होंने कहा कि वो मोदी की कब्र खोदने में तुले हैं और मोदी जी हाईवे बनाने में तुले हैं, हाईवे बनाने में व्यस्त हैं और विपक्ष मोदी जी की कब्र खोदने में व्यस्त है। दूसरा उनका यह बयान याद कीजिए, लोकसभा राज्यसभा में जो उन्होंने कहा था कि मैं अकेला सब पर भारी हूं, सब पर भारी हूं। तीसरा, कुछ लोग कह रहे हैं मर जा मोदी, लेकिन जनता कह रही है मत जा मोदी। और हर चीज के लिए वो 140 करोड़ भारतीयों को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और 140 करोड़ भारतीयों को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि 140 करोड़ भारतीय अगर दिल से उनके साथ जुड़े तो 400 पार करना का जो लक्ष्य है वो मुश्किल नहीं होगा। कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, ये आगे की बात है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है टेलीग्राफ की खबर का कि पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। पंडित नेहरू अगर 3 बार लोकसभा चुनाव नहीं जीते होते और उसकी रिकॉर्ड की बराबरी करना और आगे जाकर हो सकता है 2029 में रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करना, ये फिर प्रधानमंत्री के एजेंडा में नहीं होता। यानी मोटे तौर पर बीजेपी मानकर चल रही है कि 2024 का चुनाव उसकी जेब में है, लेकिन 400 पार का लक्ष्य रखना है। इसमें संघ भी मदद कर रहा है। संघ की अभी पानीपत में बैठक भी चल रही है इन दिनों, और संघ के लिए भी कहा जा रहा है कि वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहता था, अब आज्ञा पालक
समाज की भूमिका में जैसे आता जा रहा है। ये आज्ञापालक शब्द भी हमारे दोस्त अभय दुबे उन्होंने क्वाइन किया है। आज्ञापालक इस रूप में कि 100 साल संघ के पूरे हो रहे हैं, संघ को मोदी जी की जरूरत है, मोदी जी को भी संघ की जरूरत है, लेकिन संघ को ज्यादा मोदी जी की जरूरत है, क्योंकि संघ को पता है कि उसका एजेंडा तभी हकीकत में बदलेगा जब मोदी जी सत्ता में होंगे। धारा 370 हटाना चाहते थे, हट गई। राम मंदिर बनाना चाहते थे, बन गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पॉपुलेशन को लेकर नई नीति है, और इस तरह की चीजें हो रही हैं। फिर अंत में जाकर लोग कह रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और संविधान में बदलाव। ये तमाम चीजें लोग कह रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ संभव होने वाला है। खैर, वो चीज अलग है। इसीलिए संघ भी, बीजेपी भी पसमंदा मुसलमानों की, मोदी जी पसमंदा मुसलमानों की स्कूटर यात्रा मुस्लिम इलाकों में, पसमंदा के इलाकों में स्कूटर रैली के और स्नेह यात्रा, और संघ भी चाह रहा है कि संघ को भी कि जहां पर उन राज्यों में जहां मुस्लिम बहुल सीटें बहुत सारी हैं लोकसभा की, इसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, बिहार भी आता है, पश्चिम बंगाल आता है, असम आता है, वहां पर खास तवज्जो दी जाए। संघ में इस बात पर भी शायद विचार मंथन चल रहा है कि सिर्फ ब्राह्मण और मराठा ब्राह्मण ही क्यों वर्चस्व में रहते हैं संघ में ऊंचे पदों पर। क्या दलितों को, एसटी को, आदिवासियों को, ओबीसी वर्ग में से कोई कार्यकर्ता, कोई प्रचारक, कोई नेता इस रूप में संघ का, उसको क्या बड़ा नेता के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता? और बीजेपी के पीछे पीछे चलना संघ की क्या मजबूरी हो गई है? एक वक्त था जब संघ बहुत सारी चीजों का विरोध करता रहा, खासतौर से सामरिक क्षेत्र में एफडीआई का और भी चीजों का विरोध करता रहा, लेकिन अब संघ इस पर चुप्पी धारण किए हुए है। हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि साहब देखिए, 303 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इसमें अलायंस का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा था। अलायंस ने अलग से 50 सीटें दी थी, लेकिन शिवसेना साथ नहीं है, नीतीश कुमार साथ नहीं है, अकाली दल साथ नहीं है, और ये 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं। 48 महाराष्ट्र की होगी सीटें, 40 बिहार की हो गई, और इसके अलावा पंजाब की 13 सीटें हो गई। बंगाल में 18 जीती थी, इस बार 18 जीत पाएगी बीजेपी के लिए मुश्किल है। तो कुल मिलाकर 303 पिछली बार आई थी बीजेपी की। लोगों का कहना है कि आज की तारीख में बीजेपी 240-250 पार करती दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए ऊंचा लक्ष्य तय किया गया है। और ये अमित शाह की तो स्ट्रेटेजी का हमेशा हिस्सा रहा है। बंगाल में भी 70-75 सीटें आई थी, लक्ष्य 200 पार का रखा गया था। वो बात अलग है कि गुजरात में 150 पार का लक्ष्य रखा गया, जिसको बीजेपी ने हासिल कर लिया था। तो बीजेपी चाहती है कि येन केन प्राकारेण किसी तरह 2024 में सत्ता में आया जाए, इसीलिए 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि 400 पार नहीं तो कम से कम 272 पार तो पहुंच ही जाए किसी ना किसी तरह से। और फिर इसमें मकसद है कि अपोजिशन को बदनाम करना, अपोजिशन को भ्रष्ट घोषित करना, अपोजिशन में दरारें डालना। जैसे उनको लगता है कि आरजेडी पर, लालू परिवार पर जितने ज्यादा छापे पड़ेंगे, अलग अलग जांच एजेंसियों को जितने ज्यादा माल निकल कर सामने आएगा, कागजात निकल कर सामने आएंगी, और उतना नीतीश कुमार से मतभेद लालू का बढ़ सकता है। और नीतीश और लालू में मतभेद बढ़े तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। ये एक बड़ा मकसद बीजेपी का है। ऐसा ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाया जा रहा है। और आने वाले समय में लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, कि कुछ नेता अपोजिशन के जेल में होंगे, कुछ बेल पर होंगे। और चुनाव को महंगा कर ही दिया गया है, और वित्तीय स्रोत काट देने हैं। जितने ज्यादा छापे पड़ेंगे, उतने ज्यादा जो डोनर्स हैं, चंदा देने वाले कॉर्पोरेट जगत के लोग, वो विपक्ष को चंदा देने से डरेंगे। कांग्रेस के पास भी पैसे की कमी है, रीजनल पार्टी के पास भी पैसे की कमी है। अखिलेश यादव 80 लोकसभा की सीटें जीतनी है, लेकिन वो ना राज्य में सत्ता में है, ना केंद्र में सत्ता में है, और ऐसे में एक रीजनल पार्टी के हिसाब से हालत खराब है वित्तीय तौर पर। मायावती की हालत भी खराब है, दूसरी पार्टियां की भी हालत उस रूप में वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं, और ऐसे में और छापों की कार्रवाई होगी तो ये वित्तीय संकट इन पार्टियों पर और ज्यादा गहरा सकता है। हालांकि इस बीच एक बड़ा बयान इस बात को समझते हुए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, जिन्होंने बीआरएस बनाई है, उनका कहना है कि सभी अपोजिशन पार्टियां एक हो जाए, एक बड़ा गठबंधन बना ले, तो वो अगले चुनाव को, 2024 के लोकसभा चुनाव को फाइनेंस कर सकते हैं, यानी सारा खर्चा वो उठा सकते हैं। इस तरह की बातें केसीआर कैंप की तरफ से कही गई है। तो
बीजेपी को इस चीज का भी कहीं ना कहीं मुकाबला करना है। अंत में क्या आप वाकई में समझते हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और दूसरी जांच एजेंसियां जो छापों पर छापे मार रही हैं, इसके लिए वाकई में पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं? इसके लिए वाकई में क्या प्रधानमंत्री मोदी के एम्बिशंस जिम्मेदार हैं? और क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विजय विद्रोही 7 मेरा इंस्टाग्राम पर मैं हूं, इस नाम से विद्रोही 7 के नाम से मैं ट्विटर पर हूं, विद्रोही 7 के नाम से ट्विटर पर हूं, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यह वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।